हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 88 सीपीसी का सेक्शन 88, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑर्डर 35 के साथ। यानी कि जब 88 बात करता है इंटरप्रेटर सूट की, सेक्शन 88 में क्या है, इंटरप्रेटर सूट है, ठीक है। और इसको हमें रेडविद करना है, यानी कि इसको हमें किसके साथ पढ़ना होगा, ऑर्डर 35 के साथ पढ़ना होगा। तो सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 दोनों ही जब भी बैरट पढ़ो तो दोनों को साथ में लेके चलना है, इन दोनों को साथ में ही ये पूरे हो पाएंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग क्या है, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या है ये जानते हैं। टू पार्टीज लिटिगेट विद ईच अदर्स, यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज लिटिगेट कर रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लिटिगेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। देखो, जैसे सूट होता है, ऑर्डनरी सूट और इंटरप्रेटर सूट का थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। एक सब ऑर्डनरी सूट है, ठीक है, जो नॉर्मल सूट है वो उसे कोई भी फाइल कर सकता है, जिसका भी राइट लाइबिलिटीज़ का वायलेशन हो रहा है वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर सूट फाइल, वो ऑर्डनरी सूट फाइल करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर सूट्स में ऐसा है कि इसे हर कोई फाइल नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा, है ना, कौन फाइल करेगा इंटरप्रेटर सूट। देखो एग्जाम्पल के समझते हैं। सपोज करो ए है, ए को एक मोबाइल मिलता है, ठीक है, ए को एक मोबाइल मिलता है। अब ये मोबाइल जो है ए का नहीं, क्योंकि ए को मिला है। ए क्या करता है, इस पर कुछ खर्चा करा के इसको ठीक करवा देता है, यानी कि ऑन वगैरह करा देता है, इससे ये ठीक करा देता है। इसमें सपोज 2000 रुपये सपोज तो इसमें खर्चा करता है। लेकिन इस मोबाइल के लिए बी और सी दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं। बी कह रहा है मेरा मोबाइल है, सी कह रहा है मेरा मोबाइल है, ओके। अब जो ए है ये क्या करे, ये कहता है कि भाई दोनों में से जो भी इसका ओनर है ना, जो भी इसका राइटफुल ओनर है वो इसको ले लो, अब मुझे मेरे 2000 रुपये दे दो। तो सपोज करो कि बी भी इसको देने को रेडी हो गया 2000 रुपये, और सी भी रेडी हो जाता है। तो अब ए तो दोनों के मोबाइल दे नहीं सकता और दोनों से पैसा ले नहीं सकता। किसी एक का अगर एक ही देने को रेडी होता तो एक को दे देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब ए क्या करेगा, दोनों अगर क्लेम कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए, तो ए यहाँ पे क्या करेगा, ए एक सूट फाइल कर सकता है। एक कोर्ट में जाएगा, एक प्लान फाइल करेगा, एक सूट फाइल करेगा, और जो सूट ये फाइल करेगा ना ए, ये होगा हमारा इंटरप्रेटर सूट। क्योंकि यहाँ पे जो ए है जिसके पास है मोबाइल, अभी प्रेजेंट में इसके पास है और ये इसका नहीं है, ये क्या है कि ये इस मोबाइल में कुछ भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं क्लेम कर रहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि ये मैं किसी को देने को तैयार हूँ, जिसका भी है ये वो इसको ले लो। ये अब जो इसके पास प्रॉपर्टी वो इसे देने को रेडी है, लेकिन इसको क्या चाहिए, ओनली जिसने इस पर खर्चा किया है वो, और जो इसका खर्चा मतलब अगर एक कोर्ट में जाता है तो जो भी प्रोसीडिंग मतलब प्लान फाइल करना है सबका खर्चा है, तो सब मिला के कॉस्ट वगैरह सब इसको ये चाहिए। अदरवाइज कुछ भी इसका इस सब्जेक्ट मैटर में क्लेम नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा, जो सूट ए फाइल कर रहा है इंटरप्रेटर सूट है, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक है। जहाँ पर टू डिफेंडेंट्स, क्या इससे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो इंटरप्रेटर सूट है ना, इसमें इन अदर वर्ड्स वेयर द टू डिफेंडेंट्स लिटिगेटिंग विद वन अदर, यहाँ पे सिर्फ टू डिफेंडेंट, दो डिफेंडेंट ही आपस में लिटिगेट करेंगे विद वन अनदर्स, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना उन दोनों को, फाइंड आउट हु इज़ द राइटफुल क्लेमेंट ऑफ द थिंग, उस थिंग का, यानी कि उस मोबाइल का दोनों में से राइटफुल ओनर कौन है, यानी कि बी है या सी है, ठीक है। विच दे आर लिटिगेटिंग, दे आर जिसके लिए वो प्लीड कर, जिसके लिए लड़ रहे हैं, उसका जो राइटफुल ओनर कौन है। तो ये जो दो है, दोनों जो बी और सी क्लेम कर रहे हैं ए से मोबाइल की, ये मोबाइल इनका है, तो दोनों में से किसका ये मोबाइल है, ये सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए सूट होता है, ठीक। तो ये हमारा इंटरप्रेटर सूट होगा। अब इसका नेचर एंड स्कोप देख लेते हैं कि क्या है नेचर स्कोप ऑफ इंटरप्रेटर सूट। इंटरप्रेटर सूट इज अ सूट इन विच the real dispute is not between the plaintiff and a defendant। real dispute, जो real में dispute है वो plaintiff and defendant के बीच में नहीं है, यानी कि जो real में लड़ा जा रहा है वो आपस में कौन लड़ रहा है, plaintiff और defendant तो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि plaintiff कह रहा है कि मेरा इस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, plaintiff मोबाइल में कोई क्लेम नहीं कर रहा है, वो मोबाइल देने को रेडी है। तो यहाँ पे कौन लड़ रहा है, ओनली टू डिफेंड, यहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ डिफेंडेंट्स का हो रहा है कि ये दोनों डिफेंडेंट आपस में लड़ रहे हैं कि ये चीज़ मेरी, ये चीज़ मेरी है। हु इंटरप्लेट अगेंस्ट ईच अदर्स, ठीक है, अनलाइक इन एन ऑर्डिनरी सूट। जबकि ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, ऑर्डिनरी सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली डिफेंडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट है,
ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट है, प्लेंटिफ का अपना कोई भी उस सब्जेक्ट मैटर पे अपना इंटरेस्ट वो क्लेम नहीं कर रहा है, वो हमारा इंटरप्रेटर सूट होगा। वहाँ पे जो भी जिसके पास वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में उसका खुद वो कोई क्लेम नहीं कर रहा है, वो सूट जो फाइल करेगा उसको हम इंटरप्रेटर सूट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? इंटरप्रेटर सूट होगा वो। ठीक है। हेयर द प्लेंटिव इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, यानी कि जो प्लेंटिव है, यानी कि ए जिसके पास जिसको मोबाइल मिला है, उसका उस सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर मतलब मोबाइल, उस चीज़ में जिसमें क्लेम, जिसमें सूट किया जा रहा है, उसका अपना कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशन फॉर इंटरप्रेटर सूट, यानी कि इंटरप्रेटर सूट करने से पहले हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है? बिफोर द इंटरप्रेटर सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। देयर मस्ट बी सम डेट, कुछ डेट हो, सम मनी हो और अदर प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो। इन डिस्प्यूट में होनी चाहिए कुछ भी, या वो डेट हो, सम कुछ पैसा हो, प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल इमूवेबल। टू और मोर पर्सनस मस्ट बी क्लेमिंग इट एडवर्सली टू वन अनदर, यानी कि दो लोग जो हैं आपस में क्या कर रहे हो? एडवर्सली लड़ रहे हो, एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे दोनों लोग लड़ रहे हैं। टू और मोर पर्सनस, ठीक है, क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली टू वन अनदर्स। द पर्सन फ्रॉम होम सच डेट, जिस व्यक्ति से ये डेट, मनी और प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड। द पर्सन फ्रॉम होम, जिससे ये डेट या मनी और प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है, क्लेम मस्ट नॉट बी क्लेमिंग इंटरेस्ट देयर, उस पर वो खुद कोई इंटरेस्ट क्लेम ना करें, उनका उस सब्जेक्ट मैटर पर उसका खुद कोई इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि ए जो है मोबाइल के लिए सूट कर रहा है कि मोबाइल किसका है, तो ये अपना ये क्लेम ना करेगी ये मोबाइल जो है इसको चाहिए, इसको ये मोबाइल नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको सिर्फ अपना कॉस्ट और इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या? अदर देन दी चार्जेस एंड कॉस्ट, एंड ही मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू पे और डिलीवर इट टू दी राइटफुल क्लेमेंट, जो भी राइटफुल क्लेमेंट है उसको ये देने को रेडी है, यानी कि जो भी इसके पास चीज़, चाहे वो प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, चाहे वो कोई भी थिंग है, वो उसको राइटफुल ओनर जो भी होगा उसको देने के लिए वो रेडी है, होना चाहिए, तभी हम इंटरप्रेटर सूट फाइल करेंगे। ठीक, देयर मस्ट बी नो सूट पेंडिंग wherein the rights of all the parties can properly be decided in, समझे? जैसे कि इंटरप्रेटर सूट करने से पहले कोई सूट पेंडिंग ना हो, जिसके लिए इंटरप्रेटर सूट किया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए, उस सब्जेक्ट मैटर पे उन पार्टीज़ के बीच में पहले कोई सूट ना हो, पेंडिंग ना हो। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ बी और सी मोबाइल के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो बी सी ने यहाँ पे पहले कोई सूट फाइल ना कर दिया हो, दोनों में से किसी ने भी, के बीच में पहले कोई सूट ना चल रहा हो। ठीक है, अगर कोई सूट चल रहा हो तो यहाँ पे जो ए होगा वो इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर पाएगा। इफ़ एनी सच सूट इज पेंडिंग देन इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, तो हम इंटरप्रेटर सूट को फाइल नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इज इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी क्लेम्ड बाय बी और सी एडवर्सली, एक पोजीशन में है जो प्रॉपर्टी के, जिसको बी और सी क्लेम कर रहे हैं। A does not claim any interest in the property and is ready to deliver it to the rightful owners. A क्या कह रहा है कि ए उस प्रॉपर्टी में कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, उसको राइटफुल ओनर को देने को रेडी है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या करेगा? ए कैन इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्रेटर सूट, ए यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है जिसको इंटरप्रेटर सूट कहेंगे। ठीक, अब देखो इंटरप्रेटर सूट फाइल करने से पहले क्या है कि कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर इंटरप्रेटर सूट, जैसे कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तो हमें ऑर्डर 35 में जाना होगा। ऑर्डर 35 में क्या है कि एवरी इंटरप्रेटर सूट द प्लेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट, जो प्लेंट होगी ना, जिससे ए के पास मोबाइल है, ए उसको देना चाहता है, तो ए यहाँ पे जो सूट करेगा उसे क्या लिखना होगा अपने प्लेंट में? दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट, यानी कि जो ए है वो कुछ भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर दैन दी चार्ज और कॉस्ट, है ना? उसको लिखना पड़ेगा, यानी उसको अपने प्लेंट में चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि उसको कुछ, उसका उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओनली ही क्लेमिंग द चार्ज, जो भी उसने उसमें 2000 रुपये खर्च किए थे, या जो जैसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस का जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसको वही चाहिए कॉस्ट, अदरवाइज को और उस सब्जेक्ट मैटर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। द क्लेम्स हैव बीन मेड बाय द डिफेंडेंट सेपरेटली, यानी कि यहाँ पे जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उनको क्लेम कैसा होना चाहिए? सेपरेटली, अलग अलग होना चाहिए, वो अलग अलग क्लेम कर रहे हों उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, दैट देयर इज अ नो कोलिजन बिटवीन द प्लेंटिफ और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, किसी भी प्लेंटिफ के बीच में और डिफेंडेंट के बीच में कोई कोलिजन ना हो, यानी कि मिली भगत ना हो, यानी कि जो प्लेंटिफ है और जो कोई भी डिफेंडेंट, सपोज करो 2-3 डिफेंडेंट में से कोई एक जो है प्लेंटिफ के साथ मिला हुआ है और अननेसेसरी वो क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे मतलब किसी के साथ अननेसेसरी वो किसी को मतलब अननेसेसरी वो किसी को परेशान करने के लिए सूट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो किसी इनके बीच में, नहीं कि प्लांटिव के बीच में और डिफेंडेंट के बीच में जो है किसी तरह की कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखना पड़ेगा कि हमारे बीच में कोई कोलिजन नहीं है, जो क्लेम कर रहे हैं वो डिफेंडेंट के अलग अलग क्लेम होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी में ये क्लेम कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि प्लांटिव को लिखना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन सच सूट द कोर्ट में ऑर्डर द प्लांटिव टू डिपॉजिट द अमाउंट और द प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट and provides cost incurred by him by giving him charge or things claimed। तो यहाँ पे क्या करे, कोर्ट जो है प्लांटिव को ऑर्डर कर सकता है कि जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास है, वो क्या करे, उसे डिपॉजिट कर दे कोर्ट में। ठीक है, चाहे उसके पास वो भले ही वो थिंग है, प्रॉपर्टी इमूवल जो भी है, उसको वो कोर्ट में जमा कर दे, ऐसा उसको ऑर्डर कर सकता है। और उसको वो जो क्लेम कर रहा है, कॉस्ट वगैरह जो भी क्लेम कर रहा है, उसको वो दे सकता है। चार्ज और थिंग्स क्लेम, जो भी वो क्लेम कर रहा है, चार्ज या कॉस्ट या फिर जो भी उसने खर्चा किया है, वो उसको दे के उसको कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसे कोर्ट में जमा कर दे। द कोर्ट में डिक्लेयर एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द प्लांट इज डिस्चार्ज, प्लांटिव इज डिस्चार्ज, यानी कि पहली हियरिंग पे कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कि जो प्लांटिव है वो डिस्चार्ज हो गया है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज बाय अवॉर्ड हिम अ कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम ऑल दी सूट्स, को डिसमिस कर सकता है सूट से। यानी कि प्लांटिव का क्योंकि सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो पहली हियरिंग पे उसको कॉस्ट दे करके उसको उस सूट से हटा सकता है, उसको डिसमिस कर सकता है सूट से। लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि कोर्ट ऐसा करेगा, कोर्ट ऐसा ना भी करे, उसको एंड तक रखिए सूट में, है ना। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट ऐसा करे या ना करे। कोर्ट चाहे तो उसको डिसमिस कर दे, उसको कॉस्ट वगैरह दे के उसको डिस्चार्ज कर दे, है ना, सूट से, या फिर कोर्ट उसको सूट में लास्ट तक एज इट इज़ ही रखे। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक केस डिस्कस करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस धीरेन्द्र नाथ AIR 1939 का केस है। इस केस में जो मेन पॉइंट रेज हुआ था वो ये था कि हु मे फाइल इंटरप्रेटर सूट, लेकिन इंटरप्रेटर सूट जो है वो कौन फाइल कर सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनी डेट मनी और सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, चाहे वो डेट हो, वो सम ऑफ मनी हो, या प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल इमूवेबल। ठीक है, लेकिन नो उस व्यक्ति का, जो पर्सन इसमें क्लेम जो परसूट फाइल कर रहा है, उसको खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट द चार्ज और कॉस्ट, सिर्फ चार्ज ले, वो कॉस्ट ले और ले सकता है। एंड इज़ रेडी टू पे और डिलीवर, चाहे वो पैसा है उसको पे करने के लिए रेडी हो, वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर करने के लिए रेडी हो। टू दी राइटफुल क्लेमेंट मे फाइल एन इंटर, वो फाइल कर सकता है इंटरप्रेटर सूट। लेकिन जो व्यक्ति अपना कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा उस डेट में, सम प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉस्ट चाहिए, उसको चार्ज चाहिए, जो भी उसने खर्चा किया उसको वो चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, और उसको वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो वो इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का खुद उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा तो फिर वो इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता, फिर जो सूट फाइल करेगा वो ऑर्डिनरी सूट होगा। तो यहाँ पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे जो सूट फाइल करेगा वो इंटरप्रेटर सूट होगा। हु कैन नॉट फाइल इंटरप्रेटर सूट, अब कौन फाइल नहीं कर सकता, है ना। तो जो एक एजेंट होगा ना, कैन नॉट सू हिज प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकता, और जो एक टेनेंट होगा वो अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग दैम टू इंटरप्लीड, उनको इंटरप्लीड करने के लिए वो कंपेल नहीं कर सकता, चाहे वो एजेंट अपने प्रिंसिपल को या टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को। ठीक है, विद द पर्सन्स, उस पर्सन के साथ, किसी भी के साथ भी वो उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अदर दैन पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू सच प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके थ्रू ही क्लेम कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड वो क्या हो, टेनेंट और जो टेनेंट है या एजेंट है, देन वो फिर इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकते हैं। समझते हैं, इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी, ए क्या करता है, डिपॉजिट करता है बॉक्स ज्वेल जिसमें कि ज्वेलरी भरी हुई है बी को, एज इज एजेंट, बी कौन है, उसका एजेंट है, यानी कि ए का एजेंट कौन है, बी, और ए जो है ज्वेल का बॉक्स किसके पास डिपॉजिट कर रहा है, बी के पास कर रहा है। अब सी एक नया पर्सन यहाँ पे आता है, सी एलिजेस दैट दी ज्वेल्स वर रॉन्गफुली ऑब्टेन फ्रॉम हिम बाय ए, वो कहता है कि सी जो नया व्यक्ति आया है वो कहता है कि जो ये ज्वेल का बॉक्स है ना, ये ए ने उससे ले लिया था, यानी कि ए से रॉन्गफुली ले लिया था, एक्चुअल में ये सी का है, ये कह रहा है यहाँ पे सी।
सी, ठीक है, एंड क्लेम्स दैम फ्रॉम बी। अब यहाँ पे बी से क्लेम करता है कि ज्वेल का बॉक्स मुझे दे, जबकि ज्वेल का बॉक्स बी को किसने दिया है, ए ने दिया, और बी जो है ना ये ए का, बी जो ए जो है ना ये कौन है यहाँ पे, ए जो है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, और बी कौन है यहाँ पे, एजेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को दिया और थर्ड पर्सन यहाँ पे क्लेम कर रहा है वो सी हो गया, वो बी से क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे जो बी है ना, ये जो एजेंट है, बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट ए और सी। यहाँ पे वो ए और सी के अगेंस्ट इंटरप्रेटर सूट नहीं कर सकता, यानी कि बी अपने यहाँ पे अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट यहाँ पे इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे चाहे वो बी टेनेंट होता या वो यहाँ पे एजेंट है, वो यहाँ पे ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेगा, ठीक। दूसरा रजिस्ट्रेशन देखते हैं। ए डिपोजिट्स अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट, ठीक है, सेम ऊपर वाला। ही देन राइट टू सी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द ज्वेल्स टू सिक्योरिटी फॉर अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू सी। अब वो यहाँ पे क्या करता है कि ए डिपॉजिट करता है बी को, बट वो सी को लेटर लिखता है जिसमें कि वो अपने जो उसने पैसा लिया होगा उसकी सिक्योरिटी में वो उससे बोलता है कि ज्वेल का बॉक्स तुम रख ले, तू ले ले, ठीक है। सी को लिखा है उसने लेटर, उस लेटर उसने पूरा लिखा है और सी से कहा कि उसे वो ज्वेल वो तू ले ले। अब यहाँ पे जो ए है, आफ्टर वर्ड्स एलेज दैट सीज डेट इज सेटिस्फाइड, बाद में क्या क्लेम करता है कि सी के डेट सेटिस्फाई हो गए हैं, एंड सी एलेज द कॉन्ट्रेरी, सी कहता है कि नहीं मेरे डेट जो है अभी नहीं मतलब क्लियर नहीं हुए हैं। अब बोथ क्लेम द ज्वेल्स फ्रॉम बी, अब दोनों क्या करते हैं ज्वेल क्लेम कर रहे हैं, यानी कि वो बॉक्स क्लेम कर रहे हैं बी से, यानी कि ए तो करेगा ही करेगा, ए ने तो डिपॉजिट किया है, ए प्रिंसिपल है वो भी कर रहे हैं और सी भी कर रहा है, लेकिन सी के पास क्या वो लेटर लिखा हुआ है ए का, ठीक है, जिससे कि बी के पास जाता है कि ये ज्वेल जो है उसने मुझे बोल दिया। और यहाँ पे दोनों आप क्या कर रहे हैं, ये बी से क्लेम कर रहे हैं कि बॉक्स मुझे चाहिए, ये बॉक्स मुझे चाहिए। इस सिचुएशन में बी में इंस्टीट्यूट एन इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी, इस सिचुएशन में वो अपने एजेंट के अगेंस्ट, अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे वो दोनों के अगेंस्ट ए और सी के अगेंस्ट इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है। क्लियर, आगे देखते हैं थोड़ा सा। एन ऑर्डर डिसमिसिंग द इंटरप्रेटर सूट फाइल बाय प्लांटिव इज अ डिक्री, अगर इंटरप्रेटर सूट जो फाइल क्या है प्लांटिव के द्वारा वो डिसमिस हो जाता है तो ये क्या होगा, डिक्री होगा, यानी कि डिक्री होगा तो ये अपीलिएबल होगा, यहाँ पे अपील में जा सकता है बंदा, अगर इंटरप्रेटर सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है तो डिसमिस कर दिया जाता है तो। लाइकवाइज एंड एडजुडिकेशन अपॉन द क्लेम्स, वैसे जैसे कि एक एडजुडिकेशन आएगा, न्यायिक निर्णय आएगा किसी भी क्लेम्स में ऑफ डिफेंडेंट्स इज ऑल्सो अपीलेबल, उसी तरह वो भी अपीलेबल होगा, एज अ डिक्री की तरह अपीलेबल होगा वो भी, ठीक है। तो अगर कोई एडजुडिकेशन है किसका एडजुडिकेशन यहाँ पे डिफेंडेंट्स के क्लेम का, इज ऑल्सो अपीलेबल, वो भी अपीलेबल होगा, एज अ डिक्री की तरह वो भी अपीलेबल होगा, ठीक है। तो जैसे एक जब यहाँ पे ऐसा समझो आपकी, जैसे कि एक कोई एडजुडिकेशन होता है डिफेंडेंट ने जो क्लेम किया है उसका जैसे एडजुडिकेशन होता है वो एक अपीलेबल डिक्री है, वैसे अगर इंटरप्रेटर सूट भी अगर डिसमिस हो जाता है तो वो भी एक डिक्री की तरह एक डिक्री होगा और अपीलेबल होगा। अब जो ये ऑर्डर 35 जो ऑर्डर है इसके रूल 3, 4 एंड 6 जो है एन अपीलेबल ऑर्डर, ये अपीलेबल ऑर्डर होंगे, यानी कि अगर जो भी डिसीजन आता है रूल 3, एक जब आप ये पढ़ोगे ना ऑर्डर 35 इसमें आप रूल पढ़ना एक बार, रूल 3, 4 एंड 6, जब आप रूल 3 पढ़ोगे, रूल 4 पढ़ोगे, रूल 6 पढ़ोगे तो इनका जो भी डिसीजन होगा ना, रूल का जो भी डिसीजन आएगा वो एक अपीलेबल ऑर्डर होगा, यानी कि उनका वो डिक्री नहीं होगा, उनका जो भी अपील होगी वो ऑर्डर के अपील की तरह होगी, डिक्री के अपील की तरह नहीं होगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।